या हाय। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे किस तरह से हमारा ओवम रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, सबको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि ओवरी से ओवम किस किस स्टिमुलेशन से या किस प्रोसेस से ओवम पहले डेवलप होता है, फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल इनटू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, राइट। सो वो कैसे डेवलप होता है, ग्राफ्टिन फॉलिकल यानी टर्शियरी फॉलिकल कैसे बनता है, हमने ये देखा। हमने ये देखा कि उसके अंदर कैविटीज फॉर्म होते हैं, सारे कैविटीज इकट्ठा हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, राइट। और ज्वाइन होने के बाद क्या करते हैं, ज्वाइन होने के बाद वो कंप्लीटली आपको एक फ्लूइड से भरा हुआ एक आर्क टाइप बनाते हैं, सराउंडिंग द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। और उसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, और उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर, हमने देखा। फिर हमने देखा कि ये ईस्ट्रोजन का जो सेक्रीशन जो कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से हो रहा है, ये ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, सेक्रीशन हो रहा है, तो ये ईस्ट्रोजन जा रहा है, ईस्ट्रोजन के एक्शन से आपको एलएच भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एलएच का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ईस्ट्रोजन जब ओवरी के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऊपर से क्या आ रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ रहे हैं, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर क्या कर रहे हैं, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर ओवुलेशन क्रिएट कर रहे हैं। ओवुलेशन हुआ विच मींस ओवरी ब्रेक हुआ, वहां से ओवम निकल गया। ओवम निकलने के बाद, ओवम निकलने के बाद कहां गए, उसका क्या हुआ, ये हम देख चुके हैं। ओवम निकलने के बाद फिम्ब्रिय होता है, फिम्ब्रिय को कैप्चर करता है और एम्पुला में जाकर वेट करता है, राइट। उसके बाद वहां पे अब उसके साथ क्या होने वाला है, अब ये अगर स्पर्म आता है तो कैसे आएगा, स्पर्म उसको कैसे फ्यूज करेगा, और नहीं फ्यूज करेगा तो उसके साथ क्या होगा, यही सब चीजें हम लोग देखेंगे। और फ्यूज कर लेता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है, कैसे वो फ्यूज करता है, स्पर्म मूवमेंट कैसा है, ये हम देखेंगे। मतलब हमारी दुल्हन तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है, और दूल्हा कैसे पहुंचता है, उसके रास्ते में क्या क्या अड़चने आती है, वो कैसे सारे मुश्किलों और बाधाओं को पार करके दुल्हन के पास पहुंचता है, और वहां पे उनकी इंटरमिंगलिंग होती है, तो वो हम देखेंगे। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, फर्टिलाइजेशन। हंसी सबको आ रही होगी, क्योंकि देखिए क्या है कि ये कुछ ऐसा ही है कि इसपे हम अगर बायोलॉजी, हमने तो हम बार बार कहते हैं, सबसे कहते हैं, हजार बार बोल चुके हैं, बायोलॉजी में इंटरेस्ट लाने के लिए बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, तब उसमें इंटरेस्ट आता है। और एक बार इंटरेस्ट आ गया, दिल लग गया बायोलॉजी में, आपको छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा बायोलॉजी को। तो इंटरेस्ट लाने के लिए हमें उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। इंटरेस्ट डेवलप करने की चीज होती है, वो इसी तरह से इंटरेस्ट डेवलप होती है। हमारा एज क्या है, हमारा एज क्या है और आपका एज क्या है, आप लोग पढ़ रहे हो तो हमारे बॉडी में, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो बायोलॉजिकल हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस किस एज पीरियड में क्या क्या होता है, क्या चीजें अच्छी लगेगी, क्या बुरी लगेगी, कैसे अट्रैक्शन होगा, कैसे हम चीजें ग्रास्प करवा सकते हैं, ये चीज पता है अच्छे से, राइट। तो चलिए हम आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे दो चीज आपको, कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि फर्टिलाइजेशन जो होते हैं ये और सिंगमी के क्या डिफरेंसेस होते हैं। सिंगमी, क्योंकि आप रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हो तो रिप्रोडक्शन में ये टर्म भी पढ़ने को मिलता है, सिंगमी, है ना। तो कुछ लोगों को लगता है कि फर्टिलाइजेशन और सिंगमी दोनों एक ही है, या हम सिंगमी कुछ और है, फर्टिलाइजेशन कुछ और है। ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस है, और ये डिफरेंसेस क्या है, या ऑलरेडी हम आप लोगों को बताए हैं, और हम चाहते हैं कि कोई एक, हम एक किसी को पॉइंट आउट करते हैं, और वो हमें क्या समझ में आ गया। विच मीन्स हमारा सिंगमी क्या है, सिंगमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। जो बच्चों के क्लास में हम लोग पढ़ते थे, उसका फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन, लेकिन यहाँ पे सिंगमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। और फर्टिलाइजेशन क्या है, इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोसेस, जिसका कंक्लूजन, जिसका फाइनल एंड पॉइंट जो है वो ये सिंगमी होता है। क्लियर है सबको? यस। नाउ ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये शुरू कहां से होता है, ठीक है, शुरू कहां से होता है, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जो है
ये शुरू होता, अच्छा सिंपलेस्ट डेफिनेशन हमने बताया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन अगर फर्टिलाइजेशन का दिया जाए, फर्टिलाइजेशन का सिंपलेस्ट डेफिनेशन दिया जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दिया जाए, तो क्या है डेफिनेशन? तो द मीटिंग ऑफ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग पॉइंट, या फिर इट्स अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट which ends by intermingling of pronucleus, which ends by the intermingling of the pronucleus is called fertilization। ठीक है, मतलब ये सब प्रोसेस जो शुरू होता है और वो उसका एंड पॉइंट कहां होता है, जब दोनों के प्रोन्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, दैट विल बी द एंड पॉइंट टू फॉर्म जाइगोट, है ना, टू फॉर्म एम्ब्रियो, टू फॉर्म जाइगोट, वो होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सा डेफिनेशन। अब एक बात है, अगर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या बनते हैं? दोनों दोनों बनते हैं जाइगोट। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या जाइगोट एक एम्ब्रियो है? एक क्वेश्चन है, क्या जाइगोट एक एम्ब्रियो है? जाइगोट को हम एम्ब्रियो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये आपसे क्वेश्चन है, और आप आंसर अपने चैट बॉक्स में डालिए कि क्या जाइगोट एम्ब्रियो है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो जिन लोगों ने ये कहा कि जाइगोट एम्ब्रियो नहीं है, वो लोग गलत हैं, और जिन लोगों ने कहा कि जाइगोट एम्ब्रियो है, वो सही है, क्योंकि जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट को हम यूनिसेलुलर एम्ब्रियो कहते हैं, एक सेल का एम्ब्रियो है और वही डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होकर एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जाइगोट जो है हमारा क्या है, हमें पता है कि यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है। अब ये जाइगोट फॉर्म होने के लिए कई सारे स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं। लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ फर्टिलाइजेशन और द फॉर्मेशन ऑफ दिस जाइगोट और सिंगैमीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दिस इज द वजाइना हियर, दिस इज योर दिस इज द सर्विक्स हियर, दिस इज द सर्विक्स हियर। ठीक है, सिर्फ हम वन साइड का बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक साइड का हम बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरे साइड भी आपको फैलोपियन ट्यूब होता है तो सबको पता ही होगा। ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता है देन पिटी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड फंडस रीजन ऑफ यूट्राइन वॉल, दिस इज द बोथ द साइड्स ऑफ यूट्राइन वॉल, दिस इज यूट्राइन कैविटी, ऑलराइट, दिस इज योर सर्विक्स एंड दिस इज योर वजाइना, right? This is your ovary, this is your epimbriae, infundibulum, ampulla, isthmus, and completely we can call it as fallopian tube or oviduct. Clear? All right. So both the sides ovum is present. Now ओवुलेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? ओवुलेशन हो चुका है, विच मीन्स यहाँ से ओवम जो है वो रिलीज हो चुका है, और ओवम के चारों तरफ क्या है? ओवम के चारों तरफ है कोरोना रेडिएटा। क्या है? कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, पोलर बॉडी, पेरिविटलाइन स्पेस, ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा? अब ये मूव करेगा, हमें पता है ये मूव करेगा, और ये मूव करके आपका जो फ्लूइड, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन है यहाँ पे नहीं होता है तब तक ये फिम्ब्रिया शांत रहता है। जैसे ही ओवुलेशन होने लगता है, होने वाला होता है, ये फिम्ब्रिया जाकर वहां पे स्वीपिंग एक्शन करने लगेगा। ठीक है, स्वीपिंग एक्शन, और स्वीपिंग एक्शन करते करते वहां से करंट प्रोड्यूस करेगा, और फिर ये ओवुलेशन जैसे ही होता है उसको पिक कर लेगा। उसको क्या करेगा? पिक कर लेगा। पिक करके ये मूव करेगा और एम्पुला रीजन में आएगा। जब यहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है, बाकी जगहों पर क्या चेंजेस होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओवुलेशन हो गया, ये एम्पुला रीजन में आ गया। एम्पुला रीजन में आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एम्पुला रीजन में आ जाता है। उसके बाद एम्पुला रीजन में जैसे ही आता है, यहाँ से प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन शुरू होता है, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ पे और अच्छे से डेवलप और मेंटेन रहता है। ठीक है, डेवलप होने लगता है, और डेवलप होकर ये ऐसे ही फॉर्मली रहता है। इसका मेजर वो एस्ट्रोजन कराता है, और प्रोजेस्टेरोन कराकर इसको क्या करता है, और हाईली डेवलप कराकर इसको होल्ड करके स्टोर सेव करके रखता है, प्रोटेक्शन।
उस टाइम ये ओवुलेशन हो चुका है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, राइट। तो ये चीज हमने दोनों देख लिया है। हमें पता है ये जो वॉल्स होते हैं इस पे ये सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। हमें पता है कि पीएच ऑफ वजाइना इज एसिडिक एंड द पीएच ऑफ यूट्राइन कैविटी इज अल्कलाइन। हम ये सब क्यों रिपीट कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने के लिए। दिस इज अल्कलाइन एंड दिस इज एसिडिक। ये जो एसिडिक है वजाइना, आपका जो एसिडिक वजाइना है, ये एसिडिक वजाइना का पीएच क्या होता है, इस एसिडिक वजाइना का पीएच होता है अराउंड 4.5 टू 5.5 या 6 होता है। इसका होता है वजाइना मोर 7.5 या 8 होता है इसका अप्रोक्सीमेट पीएच, अल्कलाइन होता है। और ये है आपका सर्विक्स, ठीक है, ये है सर्विक्स। अब ये सर्विक्स पर हम इतना फोकस करना हमें बहुत जरूरी है, सर्विक्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर्विक्स पे फोकस करना, क्योंकि ये जो हमारा सर्विक्स है ये साधारण सर्विक्स नहीं है। यहाँ पे अगर ये ओवुलेट नहीं हुआ है, अगर ये ओवुलेट नहीं हुआ है तो आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स, जिसको हम कहते हैं म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स या म्यूकस ग्लैंड। और ये क्या करेंगे, ये कंटिन्यूसली आपको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली आपको म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे और ये यहाँ पे बन जाएंगे थिक थिक। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ओवुलेशन अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स क्या करेंगे, या म्यूकस ग्लैंड क्या करेंगे, फॉर्म्स अ प्लग, फॉर्म्स अ प्लग। थिक म्यूकस सेक्रेशंस takes place here and it forms a plug, it forms a thick plug। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अभी क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओवुलेशन नहीं हुआ, भले यहाँ पे हो गया है, हम इसको भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ओवुलेशन नहीं हुआ। जब ओवुलेशन इस कंडीशन में, ओवुलेशन नहीं हुआ है इस कंडीशन में, हमारा सर्विक्स, हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होगा, हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो नॉर्मली रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग नॉर्मली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, नॉर्मल आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, राइट। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है, जैसे ही ये आपको ओवुलेशन नहीं हुआ है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग नॉर्मल है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स है, ग्लैंडुलर सेल्स है, ग्लैंडुलर पोर्शन रीजन है यहाँ पे, फिर ब्लड वेजल्स है यहाँ पे, लेकिन वो ब्लड वेजल्स एकदम स्ट्रेट और एलोंगेटेड है। ब्लड वेजल्स क्या है, स्ट्रेट और स्ट्रेट है, स्ट्रेट एकदम सिंपल स्ट्रेट है, लॉन्ग है, स्ट्रेट एंड एलोंगेटेड। लेकिन और यहाँ पे दूसरी बात, म्यूकस, यहाँ पे म्यूकस का सेक्रेशन होगा एनॉर्मस अमाउंट में, और म्यूकस यहाँ पे एकदम थिक म्यूकस होगा। क्या म्यूकस होगा, थिक म्यूकस होगा। और यहाँ पे उतना ज्यादा, आई मीन एनॉर्मस अमाउंट में तो होगा, मतलब यहाँ पे जितना प्लग फॉर्मेशन के लिए चाहिए उतना प्लग फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे थिक प्लग बना कर रखेगा। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन होता है, जैसे ही यहाँ पे ओवुलेशन होता है, व्हाट आर द चेंजेस, नाउ दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग डेवलप्स, आई मीन दिस यूट्राइन वॉल डेवलप्स, एंड यूट्राइन वॉल डेवलप होकर क्या हो जाएगा, एकदम बल्जी और रेड कारपेट होने लगेगा, रेड कारपेट। एंड देन व्हाट विल हैपन, नाउ दिस म्यूकस प्लग, ये जो हमारा म्यूकस प्लग है, ये म्यूकस प्लग क्या होने लगेगा, ये म्यूकस प्लग हो जाएगा थिक थिन, मतलब पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, स्ट्रिंजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, स्ट्रिंजी नेचर, ठीक है, स्ट्रिंजी हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, सेक्रीशन अबंडेंट मात्रा में, इससे भी ज्यादा, और जिसके वजह से यहां से ये जो स्पर्म है इसका मोटिलिटी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा और फ्रीली मूव करने लगेगा इस, राइट। सो बिफोर ओवुलेशन हमें देखना है ये सब, स्पर्म के आने से पहले यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म यहाँ पे नहीं आया है, अभी फिलहाल पे स्पर्म नहीं आया है, यहाँ पे सिर्फ ओवुलेशन होने वाला, ओवुलेशन से पहले एंडोमेट्रियल लाइनिंग नॉर्मल रहेगा, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे सर्विक्स पे, और जैसे ही ओवुलेट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग हम बात बताने वाले हैं जो कि आपको एकदम चौंका देगा। ओवुलेशन यहाँ पे हुआ है, ये ओवुलेशन जो है यहाँ मतलब ये ओवम यहाँ पे सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आकर स्टोर होगा, ठीक है, यहाँ पे आता है,
जैसे ही यहाँ पे आता है, विच मीन्स इसके पास क्या है, जोना पेलुसिडा है, इसके पास पेरीविटलाइन स्पेस है, इसके पास एक पोलर बॉडी है, और हमारे पास क्या है, कोरोना रेडिएटा है, हम लोगों के पास कोरोना रेडिएटा है, और ये कोरोना रेडिएटा चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर प्रो न्यूक्लियस है, और इसके अंदर कॉर्टिकल सेल्स है, और बाकी भी छोटे छोटे मोटे ग्रैनुलर सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारा ओवम जो है ये कहाँ आ चुका है, सेकेंडरी oocyte, सॉरी सेकेंडरी oocyte कहाँ आ चुका है, एम्पुलर रीजन में आकर स्टे हो गया। जैसे ही एम्पुलर रीजन में आता है आपका सेकेंडरी oocyte, उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन का हाई अमाउंट में सेक्रेशन, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस होंगे, राइट और रॉन्ग, ध्यान, हाँ या ना बोलो, यस और नो, यस होंगे कि नहीं होंगे, कम ऑन टेल मी। यहाँ पे आपको क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम बनेंगे, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेंगे, हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन यहाँ पे करेंगे, और ये प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन लीड्स टू, यस वेरी गुड, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सेक्रेशन करेंगे, और यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डेवलपमेंट होगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस म्यूकस प्लग विल बिकम thin, stringy, thin and stringy, thin and stringy, all right। अब यहां पे जैसे ही ये ओवम आते हैं, ठीक है, ओवम यहां पे आने के बाद ये ओवम अराउंड 24 आवर्स वेट करते हैं, क्या करते हैं, 24 आवर्स वेट करते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ये ओवम यहां आने में भी इसको तकरीबन 12 घंटे, कम से कम इसको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं यहां तक पहुंचने में। मे बी कभी कभी 12 घंटे से 15 घंटा भी हो सकता है यहां तक पहुंचने में। और यहां तक पहुंचने के बाद यहां ये रीच करते हैं, और रीच करने के बाद यहां पे ये क्या करते हैं, ज्यादा वेट नहीं करते, 24 घंटा वेट करते हैं, 24 से 48 घंटा, यानी 24 टू 48 आवर्स तक ये यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं अब कोई आने वाला है नहीं, चलो चलते। मतलब यहाँ पे भी ये देखिए, ये क्या है, ओवम है ना, सेकेंडरी oocyte है, डेफिनेटिव ओवम बनने वाला है यहाँ पे। और ये क्या करे, ये फीमेल में होता है, यहाँ भी देखो फीमेल्स वेट नहीं कर रही, जबकि जब स्पर्म आता है, स्पर्म अराउंड 3 दिन तक वेट करता है। स्पर्म इतना लंबा सफर करके आता है स्पर्म इतना लंबा, 1 सेकेंड, ऑलराइट। सो स्पर्म क्या करते हैं, इतना लंबा सफर करके आते हैं, और ये ज्यादा वेट भी करते हैं। इट्स सिमिलर टू सम नाउअडेज सिनेरियो, ये जो आजकल के सिनेरियो हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल के सिनेरियो में, अगर लड़की फोन करके कहती है कि भाई यहाँ पे मिलना है, मतलब मिलना है, तो कहाँ पे मिलना है, तो लड़की क्या करेगी, अपने घर के बगल में जो कैफे है, ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़े, ऑटो का किराया बच जाएगा, तो वहां पे आकर डेट दी है कि यहाँ पे आना है, मतलब एकदम पास में बुलाएगी। और 3 बजे बुलाया तो लड़की 2:55 नहीं, 3:05 या 10 मिनट पे आएगी, और या कह सकते हैं कि 3:30 में आएगी, 4 o'clock में आएगी, और 4 o'clock में आएगी, 5 मिनट 10 मिनट वेट करेगी, नहीं आ रहा लड़का निकल। मतलब लड़की पास के घर पे भी बुला रही है और ज्यादा वेट भी नहीं कर रही। लेकिन लड़का क्या करेगा, यहाँ से 50 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस एकदम बाइक से रेस में आएगा, टाइम लेट ना हो जाए, उसको 5 से 10 मिनट अगर लेट हो जाता है, लड़की वेट नहीं करेगी इतना लंबा। लेकिन फिर लड़का करेगा, अरे 10 मिनट लेट हुआ, लगता है कि वो आने में लेट है, वेट कर देते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फोन पे फोन करेगा, लड़की गुस्सा में है, फोन नहीं उठाएगी, कहेगा कि नहीं अब नहीं आने वाली, अब वो निकल लेगा। सिमिलरली जैसे आजकल हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। मतलब सोचिए कि एकदम मॉलिकुलर लेवल पे भी वही पार्शियलिटी, यहाँ पे भी वही पार्शियलिटी है, और डे टू डे लाइफ सिनेरियो में भी वही पार्शियलिटी है। क्यों होता है ऐसा, पता नहीं, भगवान ने ऐसा बनाया। एनीवेज, जब भगवान ने खुद पार्शियलिटी यहाँ पे किया है, तो क्या कह सकते हैं, लड़कियों को दोष देना गलत नहीं है, कि मतलब ऐसा ही है। एनीवेज, सो दिस इज ओवुलेटेड सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आकर ज्यादा वेट नहीं करता है। कितना देर वेट कर सकता है, मैक्सिमम 48 आवर्स। मैक्सिमम कितना वेट कर सकता है, 48 आवर्स, मिनिमम 24 आवर्स। लेकिन कभी कभी किसी किसी फीमेल बहुत ही ज्यादा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और बहुत ही एडवांस होती हैं, वो 24 घंटा भी वेट नहीं करती, 24 घंटा तक खल्लास, 24 घंटा तक उनका मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, उनका मैक्सिमम 24 घंटा हो जाता है।
लेकिन कुछ कुछ थोड़ा शांत विचार के पुराने स्वभाव के होती है, तो कि नहीं 48 घंटा तक चलो वेट करके और कुछ देर वेट करके देख लेते, सच्चा प्यार है, वेट कर लेते, वेट करती है, ठीक है, लेकिन वो भी 48 घंटा से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। सोचिए एक ओवम को ट्रैवल करने में बहुत ही नजदीक जगह पे पहले तो वेट कर रही है और इतना जल्दी वो मर जा रही है, मतलब थोड़ा तो इंतजार और कर लेती है, स्पर्म आ रहा है यहाँ, ठीक है, लेकिन नहीं, लेकिन स्पर्म यहाँ से इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है और यहाँ पे आकर कितना देर वेट करता है ये स्पर्म वेट करता है या जिंदा रहता है अराउंड 72 आवर्स, यानी अराउंड 3 डेज, ठीक है, इतना लंबा ट्रैवल भी करता है और ज्यादा टाइम तक वेट भी करता है, लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट है, उसका भी संयम है, संयम क्या जवाब दे देता है, वो भी उसके बाद जो है डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म हमारा बहुत उतावला रहता है, स्पर्म हमारा बहुत उतावला, ठीक है, क्या है, बहुत सारा उतावला होता है, क्यों, क्योंकि इसको जल्दी है भाई, इसको देखना है, मिलना है, इतना दिन हो गया, इतना लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद पहुंचना है यहाँ पे, तो लॉकडाउन के बाद जब पहुंचना है यहाँ पे तो बहुत फास्टली मूव करेगा। और एक छोटा सा इसमें से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, द फास्टेस्ट स्पर्म, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फास्टेस्ट स्पर्म टू रीच टू ओवम। मतलब हमारे पास यहाँ पे कई सारे मिलियंस मतलब 200 to 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म, 200 to 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म एक एजैकुलेट में प्रोड्यूस होते हैं, कितना, 200 to 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म एक एजैकुलेट ऑफ अराउंड 6 ml, मैक्सिमम ऑफ 6 ml के एजैकुलेट के अंदर 200 to 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और उस 6 ml के एजैकुलेट में ओनली 10% इज योर स्पर्म, बाकी का जो 90% होता है वो बाकी के सेमिनल फ्लूइड या प्रोस्टेट फ्लूइड या फिर आपको म्यूकस होता है, ठीक है, ओनली 10% इज योर स्पर्म, और उस 10% में कितना होता है, 200 to 5 मिलियन, सोच लीजिए, ठीक है। सो हम क्या हैं, हम गरीब नहीं है, वी आर मिलीनियर with reference to your sperm। हम स्पर्म के अकॉर्डिंग कहें तो हम स्पर्म हमारे पास मिलियन अमाउंट में, वी आर मिलीनियर, बेचारे इनके पास देखो क्या कर सकते हैं, एनीवेज, तो हम मिलीनियर है, ठीक है, मेल्स आर मिलीनियर, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक एजैकुलेट में 200 to 500 मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड, और ये जो 200 to 500 मिलियन स्पर्म्स है, इसलिए कंपटीशन, लड़कों में बहुत कंपटीशन होता है, एक दूसरे को प्रोग्रेस नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि ये तक या कैसे तक पहुंच पाए, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे में, यहाँ पे भी स्पर्म में कंपटीशन होता है। नाउ द स्पर्म व्हिच इज प्रोड्यूस्ड हियर इज अराउंड 4 to 6 ml या 2 to 6 ml। इस 2 to 6 ml के अंदर आपको 10% ऑफ स्पर्म होगा और 200 to 500 मिलियन स्पर्म्स होंगे, और ये जो स्पर्म्स है इनमें से पहुंचता कितना है, यहाँ पे पहुंचता कितना है, ओनली 1%, कितना पहुंचता है, 1% पहुंचता है, यानी 1% या 10%, मेरा मैथमेटिक्स बहुत खराब है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 200 to 500 स्पर्म्स पहुंच पाते हैं फाइनली, सारे बाधाओं, सारे कंपटीशन और सबको मात देकर ओवम के पास 200 to 500, ओनली 200 to 500 स्पर्म्स ही पहुंच पाते हैं ओवम के पास, और उनमें भी फिर कंपटीशन होता है, फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू, और वहां पे जो इंटरव्यू पास करता है, जो वहां पे उस रेस में पास करता है, जो एक पहला स्पर्म इस ओवम के अंदर लेयर को टच कर लेता है, उस स्पर्म को टच कर लेता है, वो जीत जाता है, रानी उसके लिए, मतलब ओवम उसके लिए ओपन कर देती है विंडो, बाकी सबके लिए विंडो क्लोज, और सिर्फ वो एंटर करेगा अंदर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 200 to 500 मिलियन ऑफ स्पर्म है, ये जो 200 to 5 मिलियन स्पर्म, ये इसमें से फास्टेस्ट स्पर्म कितना टाइम में रीच कर पाएगा, वेटिंग फॉर द आंसर, चैट बॉक्स में डालिए, सबसे फास्टेस्ट स्पर्म कितना देर के अंदर ओवन तक पहुंच सकता है, प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालिए जल्दी से, फटाफट से, आई एम वेटिंग। 1500 पर सेकेंड, क्या आई एम आस्किंग, माय क्वेश्चन इज, कौन सा I mean, कितना टाइम, कितना जल्दी कोई स्पर्म, सबसे फास्टेस्ट जो स्पर्म होता है वो कितना टाइम के अंदर यहाँ ओवम तक पहुंच सकता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है,
फर्स्ट स्पर्म, जो फास्टेस्ट स्पर्म है, वो ओवम तक पहुंचने के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? कितना जल्दी, जितना जल्दी हो सके पहुंचो, कहते हैं ना, जो पहले आ जाएगा उसको चॉकलेट मिलेगा या उसको ट्रीट मिलेगा। कितना टाइम लगता है? सबसे पहले कौन पहुंचेगा और कितने टाइम में पहुंचेगा? 45 मिनट्स नो, हाफ एन आवर नो। बहुत लेट है भाई, आप लोग बहुत लेट हो गई, इतना लेट नहीं करता स्पर्म। 10 माइल्स पर आवर, अरे इतना इतना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का मत दीजिए, लेकिन आई एम सो सॉरी, माइल्स के कैलकुलेशन हमसे नहीं होता है। 10 मिनट्स नो, अभी भी फास्ट है आप लोग, मतलब बहुत लेट है। 10 मिनट्स इज वेरी लेट एक्चुअली, बट यू आर टू क्लोज आंसर। यस ऑफ कोर्स शुभांगी, संजना, यू आर राइट, 5 मिनट्स। सबसे फास्टेस्ट स्पर्म 5 मिनट्स के अंदर ओवम तक पहुंच जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के लिए, सिंगमी होने के लिए, उस रास्ते में बहुत सारे प्रोसेस को क्रॉस करना पड़ता है, और ऑन एन एवरेज सारे प्रोसेस को कंप्लीटली पूरा करने के बाद एक स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस एक स्पर्म को यहां से ट्रैवल करके इस ओवम तक पहुंचने के लिए कई सारे बाधाओं को पार करके यहां तक पहुंचना होता है। तो एक हेल्दी स्पर्म सारे प्रोसेस को कंप्लीट, क्योंकि बिना प्रोसेस के अगर कंप्लीट किए यहां तक पहुंच भी जाता है, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके प्रोसेस जो है वो नहीं है। मतलब यहाँ पे नहा धोकर आता है, बिना नहाए धोए, बिना उठते ही क्लासरूम में आ जाएगा, गेट कीपर कहेगा भैया स्कूल के अंदर बिना नहाए नहीं आना, निकल जाओ यहाँ से, चला जाएगा, मतलब स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। भले पहुंच गया, उठते ही आ गया बैग उठाकर, नहीं पहुंच पाएगा। तो नहा धोकर, खा पीकर, ब्रश करके, खा पीकर, ठीक है, पाउडर वाउडर लगाकर, मेकअप करके, लिपस्टिक, कान में बाली वगैरह सब लगा के, जूता वूता पहन के, ठीक है, और अच्छे से गॉगल लगा के जो एंटर करता है उसको भी नहीं भेजेगा। ठीक है, डिसेंटली, डिसिप्लिन जिस तरीके से आना है उस तरीके से अगर पहुंच जाता है ओवम तक, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके, गेट पर साइन करके, सब कुछ साइकिल वाइकिल जगह पे लगा के, है ना, अगर डिसेंटली पहुंच जाता है, तब जाके उसको कहता है हाँ यू आर गुड, यू नाउ यू कैन एंटर। और उसमें से जो पहले एंटर करता है वही जाता है स्कूल के अंदर। यहाँ पे क्या है बताइए? क्योंकि ये जो ओवम है डिसिप्लिन्ड है और साफ सुथरी है भाई, ठीक है। 10 आवर्स गलती है, 10 आवर्स नहीं है, 10 घंटा नहीं लगते हैं, ना ही 7 मिनट लगते हैं। इतना जल्दी भी नहीं होता, क्योंकि इतनी जल्दी में तो जल्दी का काम शैतान का होता है, स्पर्म का नहीं होता है, ठीक है। 30 to 50 मिनट्स नो, नॉट 30 to 50 मिनट्स नो, नो नो। Come on, come on, come on, come on. Expecting some best answers. No, not 10 to 15, not 45 minutes. No, 7 to 8 hours. 7 to 8 hours. ठीक है, देखिए ये पहुंचती है, बहुत आलसी है, पहुंचती है कम से कम 12 से 15 घंटों पहुंचती है। एक तो पहुंचती है धीरे धीरे, डोल डोल कर पहुंचती है, और वहां पे पहुंच के कितना वेट करे इसका, निकल देती है। देखो ये देखो सारा प्रोसेस को, इसके पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कंप्लीट करके पहुंचना पड़ता है ओवम के पास। इतना सारा प्रोसेस कंप्लीट करके फिर भी 7 से 8 घंटे में पहुंच जाता है। तो ये स्पर्म ऐसे ही होते हैं, स्पर्म आर वेरी डिसिप्लिन्ड, सब कुछ प्रॉपरली करने के बावजूद जल्दी पहुंचते हैं। बॉयज आर ऑलवेज लॉयल। तो ये वैसे ही है, स्पर्म यहाँ पे 7 से 8 घंटा लगाता है यहाँ पे पहुंचने में, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके पहुंचता है, और 7 to 8 आवर्स में एक हेल्दी स्पर्म नॉर्मली यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और दे कैन फ्यूज। सो दे कैन फ्यूज, दे कैन डू दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगमी। ठीक है, कितना फ्यूज कर पाता है? सिर्फ एक फ्यूज कर पाता है, ठीक है। इतना मेहनत के बाद भी सिर्फ कितना फ्यूज कर पाता है? एक फ्यूज कर पाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पीएच क्या है? अल्कलाइन एसिडिक है, यहाँ पे पीएच है अल्कलाइन एसिडिक, अल्कलाइन एसिडिक, अल्कलाइन। यहाँ पे जैसे ओवुलेशन हुआ, यहाँ पे हो गया म्यूकस प्लग, थिन एंड स्ट्रिंजी। अब ये स्पर्म फास्टली इसके अंदर एंटर करेगा, इसके अंदर मोटिलिटी इसका स्पर्म का 0 रहेगा। ओवम इज नॉन मोटाइल इन नेचर, ओवम इज नॉन मोटाइल इन नेचर, ये मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, यानी इसका मूवमेंट ओवम खुद नहीं कर सकता है, इट इज डिपेंड ऑन समथिंग एल्स फॉर इट्स मोटिलिटी। एंड वो क्या है? कम ऑन टेल मी व्हाट, हाउ द ओवम मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, हाउ ovum travels,
How completes its journey? What helps in the movement of this ovum? Please, your answers in the chat box. I'm waiting for the answers. Peristalsis plus ciliate movement. Of course, very good, Shubhangi. Okay, yes, of course. Cilia, no. Cilia is not major point here. Okay, Sanjana. Cilia is there. Cilia will help in movement. ठीक है, ciliary movement. Cilia ऐसे ऐसे करके move करता है, करवाता है. But the most important और major जो मूवमेंट करना होता है वो होता है पेरिस्टाल्सिस, और पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ही मेजर मूवमेंट यहाँ पे होते हैं और ये ओवम मूव करके यहाँ पे पहुंचते हैं. ठीक है, सो पेरिस्टाल्सिस होगा यहाँ पे. नाउ सो दिस इज नॉन मोटाइल, बट स्पर्म इज मोटाइल. स्पर्म हैज इट्स टेल एंड इट इज मोटाइल. और स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, प्रतीक सर पढ़ाए होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ठीक है, तो उसमें हम इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफ और शॉर्टकट में बता देते हैं आपको. ठीक है, कि आपका क्या आपका स्ट्रक्चर होगा. सो दिस इज योर, एक सेकेंड. All right, so this is what your sperm is. This is what your sperm is. Now sperm में देखिए यहाँ पे ये क्या है? This is your acrosome. This is your acrosome. This is your main body, and this part is called head. This particular point is called neck. This is called middle phase, and this is called tail. In this head region, we have acrosome, and some enzymes are present in this region of this acrosome. This is the main region of the head, I mean main region of the cell, and which has nucleus and other granules and other cell, other few organelles. यहाँ पे होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया सारे फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? यहाँ पे मिडिल पीस बनाते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा हुआ है मिडिल पीस. इसके अंदर सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पे. ठीक है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. उसके बाद ये है आपका टेल, और टेल में आपको पता ही होगा कि टेल का जो स्ट्रक्चर कैसा बना रहता है यहाँ पे ना. फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको यहाँ पे पता होगा. ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल का जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आपको स्पर्म सेल के भी होते हैं. इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का एक कैप होता है. क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का कैप होता है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम क्यों ये स्ट्रक्चर बताए? तो फ्यू थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मिडिल पेज में माइटोकॉन्ड्रिया है. सो मिडिल पेज में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों स्पर्म में मिडिल पेज में माइटोकॉन्ड्रिया है? बिकॉज ये स्पर्म मूव करता है, मोटाइल है, क्योंकि इसके पास टेल है, फ्लैजेला है, टेल है. ये मूव करता है, ये मोटाइल है. जब ये मूवमेंट करता है दोनों तरफ, यानी हमारे पास 200 से 500 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हुए एक एजैकुलेट में, तो मान के चले कि 500 है, 250 मिलियन यहाँ पे गए, 250 मिलियन यहाँ पे गए. ठीक है, या 200 मिलियन यहाँ पे रुक गए, बाकी कुछ मिलियन यहाँ पे एंटर किए. ठीक है, जाते 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 यहाँ पे 200 से 500 बने. ठीक है, यहाँ पे भी 200 से 500 बने. आई मीन 200 से 500 पहुंचे, करीब करीब वो होता है 200 से 500 तक पहुंच जाता है. तो इसके मूवमेंट के लिए अब हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे हम बक रहे हैं, और हम फिर यहाँ से बकने के बाद फिर से हमारा अगला क्लास रहेगा, फिर उसको बकेंगे, उसका अगला क्लास है, बकेंगे शाम के करीब 5 सवा 5 बजे तक हम बकेंगे. उसके बाद फिर 6 बजे के बाद फिर से बकना शुरू करेंगे, 1.5 घंटा बकेंगे वहां पे. तो हम दिन भर बक रहे हैं, तो हमें दिन भर के बकने के लिए, दिन भर क्लास लेने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और हम एनर्जी ड्रिंक हमेशा साथ रखते हैं. ये एनर्जी ड्रिंक हम पीते रहते हैं. एनर्जी हमें कौन दे रहा है? एनर्जी हमें दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया. यस, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. जो स्टोर किया है माइटोकॉन्ड्रिया ने, वहां से वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखता है, वो कहां से एनर्जी बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे बनते हैं? सेल में आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनते हैं कैसे? ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, और सिट्रिक एसिड साइकिल से ही हमें एनॉर्मस अबंडेंट अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं.
क्या प्रोड्यूस होते हैं? अबंडेंट अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और ये एटीपी कैसे प्रोड्यूस होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल से। कैसे? शुगर मॉलिक्यूल से। यस और नो? से यस और नो? यस, ऑफ कोर्स यस। तो ये जो हमारे पास जो यस ऑफ कोर्स राइट, तो ये जो हमारे पास शुगर होते हैं, उसी शुगर के मदद से वो शुगर ब्रेक होकर ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर वहां से पायरुविक एसिड एंटर करके आप क्या बनाता है? वहां पे डिकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद आपको सिट्रिक एसिड साइकिल, फाइनली आपको एनॉर्मस अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और वो एटीपी स्टोर होते हैं और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जब जरूरत पड़ता है तो क्या करता है? तो वो देता है ना, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो हम फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं पता है प्रतीक सर, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने से पहले हम एक बार इस सेशन के स्टार्टिंग में हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है? नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बनाए हैं, वही स्ट्रक्चर है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है? एक्टोसोम, उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके अलग अलग नाम भी है। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि हमने एक लेक्चर स्टार्ट कर लिया, बीच में इसको छोड़ के हम यहाँ पे नहीं स्किप कर सकते। तो अगले सेशन में जब लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने से पहले स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर बता देंगे, देन वी विल स्टार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? ग्लूकोज को तोड़कर, राइट? हमारे बॉडी में ऐसा ही होता है, स्पर्म के पास भी। स्पर्म को भी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए प्रोवाइड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी बनाएगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम शुगर व्हिच इज प्रेजेंट इन योर फ्लूइड्स। और वो शुगर कौन सा है? नाम आप लोग को बताइएगा। वो शुगर ऐसा शुगर है जो हमारे बॉडी में और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ सीमेन में मिलता है, ठीक है? वेरी नाइस शुभांगी, यू आर राइट। प्रगति, यस यू आर राइट, आंसर इज राइट, ठीक है? बाकी बताइए, बाकी लोग भी बताइए, आंसर दीजिए, जवाब दीजिए, कौन बाकी लोग भी जवाब दीजिए। यस ऑफ कोर्स, संजना सही है, आंसर बिल्कुल सही है। ऑलराइट, एंड बाकी लोग? रजिया, यस ऑफ कोर्स सही है, रजिया तबस्सुम, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। यस ऑफ कोर्स। सो मैक्सिमम लोगों ने क्या आंसर दिया? आंसर मैक्सिमम क्या, सब लोगों ने दिया एक ही जवाब। क्या वो जवाब सही है? द क्वेश्चन अभी भी बाकी है। फ्रक्टोज इज द आंसर व्हिच इज गिवन बाय द स्टूडेंट्स। और आप लोगों ने आंसर दिया फ्रक्टोज। क्या है सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आंसर सही है। सो फ्रक्टोज इज द ओनली शुगर व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्पर्म। इसके अलावा हमारे बॉडी में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं प्रेजेंट होता है। सब जगह पे ग्लूकोज या लैक्टोज या गैलेक्टोज इस तरह से होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं आगे ग्लूकोज गैलेक्टोज में। हमारा फ्रक्टोज जो है, हमारा फ्रक्टोज क्या होता है? ये फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ हमारे सीमेन में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट हो? सीमेन में। और इसीलिए जब रेप टेस्ट होता है, ठीक है, जब रेप टेस्ट में रेप केसेस में जब फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वजाइना का, जब वजाइना का एग्जामिन करता है डॉक्टर, या फिर जो, हाँ, ज्यादातर डॉक्टर ही करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं वहां पे जो ट्रेसेस मिलते हैं, सैंपल मिलते हैं, उस सैंपल में चेक किया जाता है कि क्या है। अगर उसमें फ्रक्टोज है तो ये कंफर्म किया जाता है, प्रूफ देता है फ्रक्टोज का प्रेजेंस कि यहाँ पे जो एजैकुलेट गिरा है ये स्पर्म है, यानी सीमेन है। सीमेन एजैकुलेट ही वजाइना के अंदर मिला हुआ है। ये फ्रक्टोज की मदद से पता किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सीमेन के अलावा कहीं भी फ्रक्टोज प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ योर वी कैन से बेस्ट वे टू डिटेक्ट वेदर इट्स द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द वजाइना, इट्स सीमेन और नॉट, ठीक है? तो रेप टेस्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। उसके बाद ये जो हमारा फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज क्या करता है? इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो फ्रक्टोज की वजह से या माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी कंटिन्यूअसली मोटिलिटी के लिए प्रोवाइड करता रहता है। और इसी मोटिलिटी के वजह से, मान के चलिए किसी में ये मोटिलिटी प्रॉपर नहीं होता, फ्रक्टोज इनफ अमाउंट पे इसको नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, तो ये मोटाइल नहीं होता है, कहीं कहीं जाकर फंस के ये मर जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है? तो मैक्सिमम यहाँ पे बाधाएं, ये जो रीजन होते हैं, यहाँ पे भी सीलियास प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन में भी, यहाँ पे भी कई सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्रॉस करते करते इसके बहुत सारे बाधाओं के साथ ये क्रॉस करता है। देखिए, रेप टेस्ट बहुत सारे तरीकों से किया जाता है, ठीक है? पहला तो आपका फ्रक्टोज का टेस्ट किया गया, उसके बाद और भी कई सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर टेक्निक्स के थ्रू आपको टेस्ट किए जाते हैं।
ठीक है, सैंपल्स निकाले जाते हैं और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। रेप टेस्ट में सिर्फ एक फ्रक्टोज के मदद से हम किसी को रेपिस्ट नहीं बोल सकते हैं, कई सारे अदर टेस्ट भी होते हैं ये। लेकिन ये एक टेस्ट है कि एजैकुलेट, जो लड़की जो इल्जाम लगा रही है कि हमारे साथ रेप हुआ है, या तो क्या वो सच में सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हुई है, वो झूठ बोल रही है। इसको आइडेंटिफिकेशन इससे लगाया जा सकता है। अगर फ्रक्टोज मिल गया तो यस, लड़की जो बोल रही है वो कुछ सही है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, पॉपुलेशन या कॉइटस हुआ है। अब उस कॉइटस में किसका हाथ है, इसके लिए अलग टेस्ट, ठीक है, अलग टेस्ट होता है। एनीवेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम, यहाँ पे रेप टेस्ट नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर और नॉट? ओके, ऑल राइट, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमने इसको देख लिया, स्पर्म के बारे में देख लिया, और एक अमाउंट कैलकुलेशन सब देख लिया। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज इंसेमिनेशन। अगला प्रोसेस क्या है, इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे स्विच ऑफ योर माइक यार, कम ऑन। Okay, yeah, thank you so much for updating me. Now, यहाँ तक हमने देख लिया। Now the question is, this is the pH alkaline, acidic, this is alkaline. So यहाँ पे sperm का movement नहीं होगा। After copulation, after insemination, around 200 to 500 million sperms produced here. This starts moving inside. कैसे कैसे ऐसे तैसे करके म्यूकस प्लग को क्रॉस करके ये एंटर करता है। यहाँ पे इसका मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ने के बाद ये क्या करता है नॉर्मली, ये पहुंचने में, देखिए आपके रेफरेंस बुक्स में कई सारे डेटा, अलग अलग डेटा हो सकते हैं, बट 7 to 8 आवर्स आपके मेडिकल बुक्स में लिखे हुए हैं इसका टाइमिंग। ये कुछ बुक्स आपको 5 to 6 आवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कुछ इसको 8 to 9 आवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ये। वैल्यूज आपके जैसे बुक में जो दिया गया है, आई मीन जो एग्जाम में पेपर में जो आएंगे ऑप्शन, उसमें से आपको वाइसली चूज करना है कि कौन सा आंसर लगभग सही है, ठीक है। यहाँ पे लगभग जो आपके आंसर से कौन मैच कर रहा है, उस ऑप्शन को क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होते हैं वो ना किसी रेफरेंस बुक से देखते हैं ना कुछ देखते हैं, बस एनसीईआरटी सिलेबस है और कुछ क्वेश्चन पेपर्स उनके पास है, कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, क्वेश्चन बैंक है, उठाया उसमें से दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज और जो नियर बाई वैल्यूज होते हैं उसी को हमें ऑप्शन में चूज करना होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये अब क्या होंगे, ये सारे स्पर्म में से मैक्सिमम स्पर्म यहाँ पे रुक जाएंगे, मर जाएंगे। कुछ स्पर्म इधर मूव करेंगे, कुछ स्पर्म इधर मूव करेंगे, क्योंकि स्पर्म्स को ये नहीं पता होता है कि ओवम यहीं पे प्रेजेंट है, और इसीलिए दोनों तरफ रास्ते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, स्पर्म्स दोनों तरफ मूव करते हैं। स्पर्म्स क्या करते हैं, दोनों तरफ मूव करते हैं। तो कुछ स्पर्म्स आपके कहां पे आए हैं, कुछ स्पर्म्स यहां पे आए हैं, कुछ स्पर्म्स यहां पे आए हैं, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ सम कुछ स्पर्म्स यहां पे हैं और कुछ स्पर्म्स अभी यहां पे हैं। जैसे ही यहां पे आते हैं, ठीक है, जैसे ही कुछ स्पर्म्स और कुछ स्पर्म्स पीछे लगे हुए हैं इसके, कुछ स्पर्म्स पीछे लगे हुए हैं, अभी कुछ पीछे ही रह गए हैं, अभी कुछ एंटर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म्स हमारे इस दोनों एंड पॉइंट यानी इस दोनों सिग्नल के पास पहुंचेंगे, एक तरह का सिग्नल है, एक तरह का क्या है, सिग्नल है। यहाँ पे रेड लाइट लगा होता है, यस, मान के चलिए स्पर्म का एक रोड सिग्नल है, दोनों तरफ जाना है तो पहले रुकना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों रुकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद इसका एंट्री जो है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद कुछ इसके पास प्रोसेस होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये अभी नहाया नहीं है। अभी ये क्या करेगा, नहाएगा, इसको नहलाया धुलाया जाएगा, इसको तैयार किया जाएगा, तब ये एंटर करेगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये डर्टी ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव किया जाएगा। इस डर्टी ग्लाइकोप्रोटीन को
इस डर्टी ग्लाइकोप्रोटीन को, एक्रोसोम को, सबको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। लेकिन इसके लिए हम अलग प्रोसेस, हम इसको हम कहते हैं, इसके लिए क्या है, इसका अलग प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस हम क्या कहेंगे, अलग अलग प्रोसेस है, जैसे जोना रिएक्शन यहाँ पे, इसके बाद कैपेसिटेंस कहेंगे, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। उसके बाद कई सारे रिएक्शंस होते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन, जोना रिएक्शन, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस इसका है यहाँ पे हेड वॉश यानी कैपेसिटेंस। पहला प्रोसेस क्या है, हेड वॉश यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म, राइट, कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म। अब ये जो हमारा कैपेसिटेंस है, क्यों इसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे जो जोना पेलिसिडा के ये जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है एक्रोसोम के ऊपर, ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं, ये है हमारा एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम के ऊपर क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के, मान के चलिए ग्लाइकोप्रोटीन के यहाँ पे लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, यहां में इस रीजन में कुछ सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग है, वो कुछ सेक्रीट किया, वो सारे जो केमिकल्स, एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इस ग्लाइकोप्रोटीन का जो ऊपर में जो लेयर लगा हुआ है, इस ग्लाइकोप्रोटीन को ये रिमूव कर देंगे, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसी को कहेंगे स्पर्म एक्टिवेशन, इसको कहेंगे स्पर्म एक्टिवेशन या कैपेसिटेशन, ठीक है। ऑल राइट। और हमारे पास क्या होते हैं, कैपेसिटेशन जब होता है, ठीक है, कैपेसिटेशन जब होता है, इसमें आपको क्या किया जाता है, इसमें आपको ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर जो है रिमूव होता है, पहला। उसके बाद इसमें ऐसे कुछ फैक्टर्स, ऐसे कुछ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं स्पर्म में, जो कि फर्टिलाइजेशन करने से रोकता है। और दूसरी चीज, हमारे इस मेम्ब्रेन के ऊपर हमने कहा था कि डिसइंटीग्रिन्स होते हैं, वहां पे, यहाँ पे इंटीग्रिन्स होते हैं, है ना, ये इंटीग्रिन्स भी इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये इंटीग्रिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर इंटीग्रिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। नाउ ये पहले क्या होगा, पहले तो ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर रिमूव होगा, जिस प्रोसेस को कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म यानी हेड वॉश। और कुछ बुक्स आपको कहेंगे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर नहीं होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेयर होता है, कोलेस्ट्रॉल लेयर होता है, और जिसको रिमूव किया जाता है। बट फ्यू मेडिकल बुक्स जिसमें से रेफरेंस किया जाता है, रेफर किए, उसमें से पाया गया कि उसमें लिखा हुआ था इसमें प्रोटीन लेयर होता है ऊपर में कवरिंग पे, और प्रोटीन लेयर को रिमूव करते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको कहा जाता है हेड वॉश, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब ये जो हेड वॉश करने के बाद, ये जो एक्रोसोम के ऊपर जो हेड वॉश हुआ है, यानी यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल जो भी है, यहाँ पे जो रिमूव किया जाता है, जैसे ये रिमूव होता है, ये जो स्पर्म है, स्पर्म, इसका जो वेट होता है, यानी जो हेड के ऊपर ये जो वेट होता है, ये लाइट हो जाता है, और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो पतला मेम्ब्रेन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये थिन मेम्ब्रेन। उसके पहले ये मेम्ब्रेन बहुत ही थिक होता है, बहुत ही टफ मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जैसे ही वो हेड वॉश होता है, जैसे कैपेसिटेशन होते हैं, वहां पे वो मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, थिन मेम्ब्रेन हो जाते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या होंगे, एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे ही हेड वॉश होने के बाद, यहाँ पे बहुत सारे इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे, कैल्शियम प्रेजेंट होंगे, वो सारे कैल्शियम क्या होंगे, वो सारे कैल्शियम एंटर करने लगेंगे, सारे कैल्शियम अंदर एंटर करने लगेंगे, और इसका जो मूवमेंट होगा वो हाई स्पीड में हो जाएगा, इसका मूवमेंट बहुत रैपिड हो जाएगा, फ्लैजेला का मूवमेंट क्या हो जाएगा, और ज्यादा रैपिड हो जाएगा। मतलब पहला प्रोसेस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म, यानी पहला प्रोसेस में आपको ये रिमूव किया जाएगा, पूरा कैपेसिटेंस ही है, पहले इसका कोलेस्ट्रॉल या ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को रिमूव किया जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को रिमूव करने के बाद ये लेयर पतला हो जाएगा, उसके बाद इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें आपको कैल्शियम एंटर कर जाएंगे, और इसका जो फ्लैजेला है वो रैपिड स्पीड हो जाएगा, मतलब इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, ये रैपिड स्पीड में मूव करेगा, और ये ओवुलेशन के लिए इसके पास पहुंचेगा,
ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस हमने क्या देखा, कैपेसिटेंस और हेड वॉशिंग, कैपेसिटेंस और हेड वॉशिंग। अब क्या होता है, अब देखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अब होगा आपका नेक्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे जो स्पर्म का जो ये जो दो रीजन है, यहाँ पे जो दो रीजन है, अब क्या होगा आपको, ये एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स जो है ये रिलीज करना शुरू करेगा। लेकिन पहले कैसे कैसे रिलीज करेगा, तो कहा जाता है कि यहां से कहा जाता है कि ये जो हमारे ओवम है जिसके आस पड़ोस में ये स्पर्म आपके चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो स्पर्म चारों तरफ प्रेजेंट है, ये स्पर्म क्या करेंगे, ये ओवम यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। क्या करेगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। और केमिकल्स के जैसे ही रिलीज होने के बाद, यहाँ पे जैसे केमिकल्स रिलीज होता है, ये जो आपका स्पर्म है और उसका जो हेड रीजन है, ठीक है, उसका जो यहाँ पे हेड रीजन के पास जो एक्रोसोम है, यहाँ पे क्या है, एक्रोसोम है, ये क्या है, ये एक्रोसोम है, राइट। ये एक्रोसोम क्या करेगा, ये एक्रोसोम यहाँ पे इस दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद, अब फ्यूज होते ही देखिए हम यहाँ पे फ्यूज करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, ये आपका स्पर्म का इंटरनल है, ये मिडिल पीस है, और ये आपका क्या है, ये आपका टेल है। और यहाँ पे जो एक्रोसोम है वो फ्यूज किया है ना, फ्यूज किया है, यहाँ पे फ्यूज हो गया है, राइट। ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको फोकस जूम करते हैं, ठीक है, देखिए ये फ्यूज हुआ है, और जैसे ये फ्यूज होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिजेनरेट हो जाएगा। और जैसे ही डिजेनरेट होता है, जैसे डिजेनरेट होता है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, यहाँ पे क्रिएट हो गए गैप, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया गैप। हुए क्रिएट, गैप हो गए, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गए। जैसे ही यहाँ पे गैप क्रिएट होते हैं, जैसे ही यहाँ पे गैप्स क्रिएट होते हैं, अब क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर जो केमिकल्स, जो एंजाइम्स होंगे, जो केमिकल्स होंगे, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो रिलीज होना अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा केमिकल है, कैसे रिलीज होगा, लेट मी टॉक अबाउट दैट नाउ। लेट मी टॉक अबाउट few things which is very important, ठीक है, और वो है यहाँ पे अब क्या हो गया, फ्यूज हो चुका है। फ्यूज होने के बाद यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, क्या होंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। सो लेट मी टॉक अबाउट द केमिकल्स और एंजाइम्स विच रिलीज्ड हियर, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्पर्म बनाते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, लेट मी मेक इट लिटिल बिग, मेक इट लिटिल बिग, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका, दिस इज योर इंटरनल सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे है ग्रैनुलर सेल्स, कॉर्टिकल ग्रैनुलोसा या कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे है न्यूक्लियस विच हैज, अच्छा यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियस के पास, ये मान के चलिए न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, ये दो पोल्स होते हैं, है ना, ओवम के दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से पोल्स होंगे, एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल, दूसरा होता है वेजिटल पोल। तो ये जिस तरफ पे ये न्यूक्लियस रहेगा, मतलब ये साइड, और यहाँ पे दूसरी तरफ होता है न्यूक्लियस नहीं रहता है, तो ये जो न्यूक्लियस जिस तरफ नहीं रहता है उसको हम कहते हैं वेजिटल पोल, वेजिटल पोल। और इस तरफ जहाँ पे न्यूक्लियस रहता है उसको कहते हैं एनिमल पोल, उसको कहते हैं एनिमल पोल, ठीक है, याद रखिएगा, ये है वेजिटल पोल और ये है एनिमल पोल। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, हम इसको क्योंकि मिटा रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बाकी बनाने वाले हैं, राइट। तो ये है वेजिटल पोल, अब हम इसको इरेज करते हैं। याद रखिएगा, जहां पे न्यूक्लियस नहीं है वो है वेजिटल साइड, और जहां पे न्यूक्लियस है उस साइड क्या है, उस तरफ का एनिमल पोल, क्लियर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, नहीं 23 पेयर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम, यानी
ये सिंगल क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। इसके आउटसाइड में क्या होंगे, इसके आउटसाइड में एक होगा पोलर बॉडी, एक होगा पोलर बॉडी। ये क्या है, सेकंड मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं किया है, पोलर बॉडी है। इसके बाद इसके आउटसाइड में क्या है, इसके आउटसाइड में है जोना पेल्यूसिडा। इसके आउटसाइड में क्या है, जोना पेल्यूसिडा है। उसके आउटसाइड में क्या है, हमें पता है, इसके आउटसाइड में है कोरोना रेडिएटा। उसके आउटसाइड में क्या है, कोरोना रेडिएटा। और बीच में कौन सा एसिड है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस एसिड को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम ऐसे पढ़ने वाले हैं जो एसिड से रिलेटेड है, और वो एसिड नहीं तो यहाँ पे एंट्री नहीं, ठीक है। वो एसिड है हायालुरोनिक एसिड। वो एसिड क्या है, हायालुरोनिक एसिड। तो बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वो सारे एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये है ओम का स्ट्रक्चर, ठीक है, फास्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया, यहाँ पे एसिड, ठीक है। अब हमारे भैया, हमारे भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं, कौन, स्पर्म महाराज। यहाँ पे स्पर्म महाराज आ चुके हैं, जिनके पास अपना खुद का एक्रोसोम नहीं है, सर निकल गया, खोपड़ी गायब, एक्रोसोम निकल गया है, खत्म हो गया। तो सिर्फ यहाँ पे बिना खोपड़ी का सर लेकर, बिना खोपड़ी का सर लेकर हमारे महाराज यहाँ पे पधार चुके हैं। और ये महाराज यहाँ पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे इनके पूछ है, राइट, इनके पास भी क्या है, 23 न्यूक्लियस है। 23 क्या है, न्यूक्लियस है। कई सारे मन्नू महाराज, मतलब कई सारे यहाँ पे हमारे स्पर्म महाराज यहाँ पे प्रेजेंट है, कई सारे हमारे स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है विथ न्यूक्लियस। कई 100 है ना, 200 to 500 यानी 200 to 500 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 200 to 500 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्म, ठीक है। तो हम कुछ ही बनाते हैं, बाकी हम नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। स्पर्म, अब ये हमारे जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के पास क्या है, स्पर्म अब क्या करेगा, यहाँ पे हेड वॉश हुआ है इसका, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ अमाउंट ब्रेक हुआ है, ठीक है, कुछ क्या हुआ है, इसका मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ है, कुछ गैप प्रोड्यूस हुआ है। तो ये लगभग इस तरह से यहाँ पे है, इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ इस तरह से है, यानी यहाँ पे एक देखिएगा बीच में गैप है, ये गैप से क्या प्रोड्यूस होगा, तो इस गैप से प्रोड्यूस होगा आपको, ठीक है, सारे स्पर्म में ऐसा ही है, सारे स्पर्म में जो है वो इसी तरह से है, गैप प्रेजेंट है सारे स्पर्म में जो पहुंचे हैं यहाँ पे, सारे स्पर्म में गैप प्रेजेंट है। इस गैप से क्या रिलीज होगा, इस गैप से रिलीज होगा पहले तो एक एंजाइम रिलीज होगा, जिसको हम जिसके वजह से यहाँ पे जो हायालुरोनिक एसिड है, वो हायालुरोनिक एसिड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यानी वो लाइस हो जाएगा। और उस एंजाइम या उस केमिकल या उस एंजाइम का क्या नाम है, हायालुरोनिडेस। इस एंजाइम का क्या नाम है, इस एंजाइम का नाम है वेरी 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 आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, प्लीज मेक इट नोट, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हायालुरोनिडेस। ये एंजाइम क्या करेगा, इस हायालुरोनिक एसिड के लेयर को लाइस यानी लेस, हायालुरोनिडेस ये क्या करेगा, एक लाइटिक एंजाइम है, ये क्या है, एक लाइटिक एंजाइम है। और लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग एंजाइम। लाइटिक का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, तो लाइटिक एंजाइम है। ये क्या करेगा, इसको जो मेम्ब्रेन जो थिक यहाँ पे बनाया है अटैचमेंट, इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। और भी कई सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, और सबको मिलाकर हम कहते हैं स्पर्म लाइसिस, ठीक है, हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिस, यानी स्पर्म का प्रोड्यूस किया होगा लाइटिक एंजाइम्स, स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है उसका अपना लाइटिक एंजाइम, ठीक है, हम उसको कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हायालुरोनी, क्या भाई, हायालुरोनिडेस, यस, ऑलराइट, हायालुरोनिडेस। अब देखिएगा बहुत ही यहाँ पे अच्छा चीज होने वाला है, क्या होने वाला है,
अब यहाँ पे ये जैसे ही यहाँ से एक्रोसोम का ये जो मेम्ब्रेन एक्रोसोम रिएक्शन करता है तो हाइलुरोनिडेज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये सारे स्पर्म क्या करेंगे, एंटर करेंगे और ये जो जोना पेलुसिडा है जो कि बहुत ही टफ मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा क्या है, ये जोना पेलुसिडा बहुत ही टफ मेम्ब्रेन है, इस जोना पेलुसिडा के पास पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, इस जोना पेलुसिडा के पास सारे स्पर्म्स पहुंचेंगे, सारे स्पर्म्स पहुंचेंगे, लेकिन उसमें से जो फास्टेस्ट स्पर्म होगा वो यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे पहुंचने के बाद, ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको क्या करेंगे, इस स्पर्म के पास और इसके पास भी इंटीग्रीन्स और डिसइंटीग्रीन्स होंगे, वो इंटीग्रीन्स क्या करेंगे, इंटीग्रीन्स और डिसइंटीग्रीन्स, और कुछ बुक्स में आपको फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन भी लिखा होगा, तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, जो स्पर्म पहले जाकर इस मेम्ब्रेन के पास जो इंटीग्रीन्स है और स्पर्म के पास जो डिसइंटीग्रीन्स है, दोनों जाकर जब लॉक हो जाएगा, जो स्पर्म पहले जाकर लॉक कर लेगा, टच कर लेगा, वो लॉक हो जाएगा, जैसे स्पर्म जाकर लॉक हो जाता है ये ओवम उसको पकड़ लेता है और बाकी सारे लटक के रह जाते हैं, कैसे, तो जैसे ही ये जाकर इस जोना पेलुसिडा यानी इस ओवम का, ठीक है, इस ओवम का उस इंटीग्रीन और डिसइंटीग्रीन के पास अटैच हो जाता है, ये आपका जो कॉर्टिकल सेल्स है, ये कॉर्टिकल सेल्स स्टार्ट्स रिलीजिंग सम केमिकल्स, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग सम केमिकल्स which makes this zona pellucida more tough, makes this zona pellucida more tough, and due to its toughness बाकी कोई भी स्पर्म इसके अंदर एंटर अब नहीं कर पाएगा। और क्यों ये लॉक क्यों करता है, पकड़ के क्यों रखता है, जैसे टच करता है ये लॉक हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक बार जो स्पर्म पहले लॉक हो गया अब वो फिसल ना जाए, रिलीज ना हो जाए, छूट ना जाए, वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए वो वहां पे लॉक हो जाता है, तो ये क्या करेगा, तो जाकर वहां पे लॉक हो जाएगा, और जैसे ही लॉक होता है सेल्स रिलीज, ये ग्रैन्यूल्स रिलीज केमिकल्स, ठीक है, ग्रैन्यूल्स रिलीज केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या करेगा, वो केमिकल्स उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन या जोना रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन कहेंगे या जोना रिएक्शन कहेंगे, तो वो रिएक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये हमारा जो जोना पेलुसिडा है, जोना रिएक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि जोना पेलुसिडा है, ठीक है, जोना टफ हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वी कैन राइट हियर कैपेसिटेशन होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होते हैं, एक्रोसोम रिएक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, जोना रिएक्शन होंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, जोना रिएक्शन, ठीक है, यानी कॉर्टिकल सेल्स रिलीज सम केमिकल, कॉर्टिकल रिएक्शन, जोना पेलुसिडा बिकम टफ, सो दैट इज जोना रिएक्शन, यहाँ पे जैसे ही टफ होता है बाकी कोई भी स्पर्म एंटर नहीं कर पाता है, सो यहाँ पे 3 प्रोसेस यहाँ पे होंगे, और अब देखिएगा वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, तो जैसे स्पर्म यहाँ पे टच किया, जैसे स्पर्म यहाँ पे टच किया, ये जोना रिएक्शन हुआ और कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, फिर जोना रिएक्शन हुआ, और जोना रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ये हमारा जो स्पर्म है यहाँ पे आकर अटैच हो गया और बाकी सारे स्पर्म चले गए, यानी उस जो हमारी रानी अंदर में बैठी हुई है, महारानी या राजकुमारी जो बैठी हुई है, वो बहुत सारे विंडो खोलकर बैठी हो रहती है, बहुत सारा विंडो खोलकर बैठी रहती है, और जो जिस विंडो से जो पहले दिख गया जिसका चेहरा, ठीक है, वो विंडो क्या रहता है, उस विंडो पे वो आदमी चिपक जाता है और बाकी सारा विंडो तुरंत ही क्लोज हो जाता है। जिस राजकुमारी को जिस विंडो पे कोई राजकुमार का चेहरा दिख गया, ठीक है, चेहरा दिख गया, वो क्या करेगी, वहां से उस विंडो पे आके उस राजकुमार चिपक जाता है, ठीक है, विंडो पे गम लगा रहता है, ग्लू लगा रहता है, विंडो पे आके चिपक जाता है, अंदर बैठी हुई है हमारी मतलब राजकुमारी, राजकुमार क्या किया, जैसे आकर विंडो का सरिया पकड़ा, चिपक गया वहां पे, ठीक है, और बाकी सारे विंडो जैसे चिपकता है, सेंसर लगा रहता है सारे विंडो में, ठीक है, जैसे चिपकता है सारा विंडो क्लोज हो जाता है, विच मींस, या फिर ऐसा कुछ फेंकती है, ठीक है, ओके, ठीक है, बता देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही स्पर्म आकर इस जोना पेलुसिडा के रीजन को टच करता है, यहाँ से कॉर्टिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन कॉर्टिकल रिएक्शन से पहले इस जोना पेलुसिडा में टच करते ही स्पर्म और ओवम के पास जो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको अच्छे से बताते हैं, मतलब यहाँ पे मान लेके चलिए कि एक लॉक है और यहाँ पे कुंडी है, दूसरे के पास क्या है, कुंडी है, ये जोना के पास लॉक है और ये कुंडी है, और ये जैसे ये कुंडी जाता है यहाँ पे, ये कुंडी अटका लेता है,
अब कुंडी अटका लिया, अब ये लॉक हो गया, ठीक है। तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग है ये। तो क्या करेगा, ये दोनों लॉक कर लेगा, लॉक करके क्या करेगा, लॉक कर लेगा ताकि ये अब रिलीज ना हो जाए, छूट ना जाए, स्पर्म कहीं चला ना जाए, ठीक है, कहीं चला ना जाए। तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन ऐसे यहाँ पे होते हैं। ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, शुभांगी ने क्वेश्चन पूछा फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग का। तो हमारे जोना पेलुसिडा पे फर्टिलाइजिंग होते हैं और हमारे इस पे यहाँ पे स्पर्म पे एंटी फर्टिलाइजिंग होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, इसको हम इंटीग्रीन और डिसइंटीग्रीन भी कह सकते हैं, इंटीग्रीन और डिसइंटीग्रीन भी कह सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आया टच किया, जैसे आके टच किया, यहाँ पे जोना रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, यहाँ पे लॉक करने के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, तो इसके बाद जोना पेलुसिडा टफ हो गया, जोना रिएक्शन हुआ, विच मीन्स यहाँ पे अंदर में हमारी राजकुमार हमारे पहुंच के, बाकी सारे जब घुस नहीं पाएंगे, एंटर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है, देखिएगा। तो ये पेनिट्रेट किया, मान के चलिए दिस इज द लकी स्पर्म, दिस इज द लकी स्पर्म व्हिच पेनिट्रेटेड एंड which penetrated and entered, और कह सकते हैं रीच्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे ये रीच हो चुका है, क्या हो चुका है, ये यहाँ पे रीच हो चुका है, ठीक है। इसके पास क्या है, इसके पास है आपको 23 क्रोमोसोम, ठीक है, 23 क्रोमोसोम। ये पहुंच गया है, इसको लॉक कर लिया है और ये मेम्ब्रेन और ज्यादा टफ हो गया है। अब ये क्या करेगा, अब जैसे ही यहाँ पे आएगा, अब ये इसके लिए ये जो हमारा जोना पेलुसिडा है ये खुल जाएगा, ठीक है, और ये एंटर करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये एंटर करेगा यहाँ पे, और फिर क्या होगा, फिर यहाँ के मेम्ब्रेन को ये पेनिट्रेट करके यहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल साथ साथ साइटोप्लाज्म और बाकी सारा मटेरियल भी इसके अंदर एंटर करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या पूरा का पूरा स्पर्म अंदर चला जाता है, आंसर इज क्वेश्चन मार्क। क्या पूरा का पूरा स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है, ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नहीं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाता है, ऑप्शन 3 नहीं, सब मटेरियल जाता है एक्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी जाता ही नहीं कुछ। बताइए अंदर में क्या ये पूरा स्पर्म चला जाता है, आंसर इज पहला यस, पूरा स्पर्म जाता है, ऑप्शन 2 नहीं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाता है, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म और अंदर का मटेरियल सारे जाते हैं लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं जाता है, ऑप्शन डी कुछ नहीं जाता है। क्या आंसर है, अपना अपना माइक ऑन करके बताइए। यस, अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, हम यहाँ पे आपको आंसर्स अभी बता देते हैं। इसने कहा कि सारा का एंटर कर जाएंगे, ऑप्शन वो 110% बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है। ऑप्शन बी जिसने चूज किया तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएंगे, 110 नहीं 200% गलत जवाब। ऑप्शन सी जिसने चूज किया कि सर साइटोप्लाज्म और बाकी सारे मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल के साथ जाते हैं बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं जाते हैं, ये जिसने चूज किया वो 100% 200% 100% सही जवाब है उसका। क्या है सही जवाब, यानी यहाँ पे जैसे राजकुमार विंडो के पास आते हैं, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे उतार देते हैं, बाहरी खिड़की पास छोड़ देते हैं और सिर्फ अपना मटेरियल यानी साइटोप्लाज्म और बाकी सारा मटेरियल लेकर ये अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। वहीं पे अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर देते हैं और सिर्फ साइटोप्लाज्म अपना बाकी सारा मटेरियल जेनेटिक मटेरियल लेकर ये एंटर करते हैं हमारे ओवम के अंदर। लेकिन उसके पहले जैसे ही ये टच करता है, यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, जोना रिएक्शन होता है और इसके साथ साथ अंदर भी कुछ रिएक्शन होता है। क्या होता है, ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो जल्दी से अपना सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करता है, सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करके एक और पोलर बॉडी बाहर में रिलीज करेगा, एक और पोलर बॉडी बाहर में रिलीज करेगा
और अंदर में अब बन जाएगा डेफिनेटिव ओवम। अब ये कहलाएगा डेफिनेटिव ओवम। इसके पास दो पोलर बॉडी यहाँ पे है, और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि ये भी पोलर बॉडी ये भी डिवाइड करता है और 3 पोलर बॉडी होते हैं। लेकिन हमें पोलर बॉडी कितना है इसको गिनकर गुठलियां नहीं गिनना है, आम गिनना है। आम अंदर में क्या है, मतलब अब ये सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे डेफिनेटिव ओवम बन चुके हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो 23 क्रोमोसोम है, वो कहलाएगा मैटरनल प्रोन्यूक्लियाई। क्या कहलाएगा? मैटरनल प्रोन्यूक्लियाई, यानी माँ का दूसरा न्यूक्लियर, माँ का प्रोन्यूक्लियर। ठीक है, मैटरनल प्रोन्यूक्लियाई यानी माँ का दूसरा न्यूक्लियाई। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने स्क्रीन को छोड़ दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो गया है। ठीक, सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो गया है और स्पर्म टच करते हुए सेकंड मियोसिस कंप्लीट हुआ। सेकंड मियोसिस कंप्लीट होकर पोलर बॉडी प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हुए और सेल जो है डेफिनेटिव ओवम बन चुका है। और हमारा जो स्पर्म है वो इसको टच करने के बाद ये सारा मटेरियल अपना रिलीज कर चुका है अंदर। अंदर में सारे मटेरियल्स आ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर ही रह गया है। यहां तक हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए क्विक रिकैप करते हैं। हमारा ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद यहाँ पे म्यूकस प्लग जो है वो पतला हुआ, उसके बाद यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनने लगे, प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है। स्पर्म जैसे यहाँ पे एंटर करता है, स्पर्म जो है वो म्यूकस प्लग क्योंकि यहाँ पे थिन हो गया है, ये यहाँ पे हाईली ये मूवमेंट चलता है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, मूव करके दोनों तरफ आता है। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अराउंड 200 to 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म, और ये इसका लाइफ स्पैन होता है मैक्सिमम ऑफ 72 आवर्स। ओवम का लाइफ स्पैन होता है अराउंड 24 आवर्स मिनिमम, या कह सकते हैं कि कभी कभी मैक्सिमम भी 24 आवर्स होता है। ओवम को यहाँ तक पहुंचने में 10 to 12 या 15 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं ओवम को यहाँ पहुंचने में। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस होंगे। तो ये स्पर्म आता है दोनों साइड में, यहाँ पे वेट करता है। वेट करने के बाद अब क्या होते हैं, देखिए एक और चीज, छोटा सा चीज हम छोड़ दिए यहाँ पे, भूल गए कि जैसे मान के चलिए कि ओवम यहाँ पे है, तो ओवम क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करता है पहले ही। ठीक है, यहाँ से कुछ केमिकल्स आते हैं जो सिग्नल देते हैं कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो स्पर्म वहां पे एंटर करने की कोशिश करेगा और वहीं पे एंटर करेगा, यहाँ से कुछ सिग्नल आएगा। ठीक है, अट्रैक्टेंस, कीमो अट्रैक्टेंस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंस। कीमो अट्रैक्टेंस, यहाँ से कीमो अट्रैक्टेंस, यहाँ पे ओवम है तो क्या करेगा, ये कीमो अट्रैक्टेंस यहाँ पे आएंगे और ये कीमो अट्रैक्टेंस क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे और स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा। जैसे स्पर्म एंटर करेगा कैपेसिटेशन होगा, यानी हेड वॉशिंग होगा। हेड वॉशिंग होने के बाद इसमें से आपको क्या होंगे, ये आपके एक्रोसोम और अंदर का जो मेम्ब्रेन है फ्यूज करेगा और वहां पे कैविटी प्रोड्यूस होंगे, और उस कैविटी से कई सारे केमिकल्स यानी एंजाइम्स यानी स्पर्म लाइसिस प्रोड्यूस होंगे, और उस स्पर्म लाइसिस में हाइलुरोनिडेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम which makes this hyaluronic acid, which breaks this hyaluronic acid, and the sperm touches the zona pellucida. As soon as the sperm touches the zona pellucida, this cortical cells starts reacting and releases some chemicals, makes this zona pellucida tough, which we call it as cortical and zona reaction. After this, what will happen? This secondary oocyte undergoes, completes its second meiotic division, incomplete second meiotic division. Incomplete जो second meiotic division है उसको complete करता है. After the completion of incomplete second meiotic division, this becomes definitive ovum. Now the materials of the sperm released inside the ovum, and we have the material of the sperm and its paternal side, and we have pronuclei of maternal side. All right, so that's all for today. In next class we'll talk about the fusion and intermingling of this particular sperm pronuclei and ovum pronuclei, which means maternal and paternal pronuclei. I hope this lecture gives you more information about the fertilization and you like this lecture. If you like this lecture, you can do whatever you want. Like, subscribe, जो भी चैनल पे करना है कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया, ओके, आई डोंट केयर अबाउट पसंद आया कि नहीं पसंद आया, समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड्स. यहाँ पे अपना हाथ उठा के मुझे बता दे कि आपको पसंद आ गया. ओके, समझ में आ गया. ऑल राइट,
All right, okay, चलिए, so that's all about today. We will talk about remaining parts in the next class. Until then, take care, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और bye. Minus